हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, इस चैप्टर का यह तीसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने हमारा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाके सबसे पहले उसे आप देख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो आगे के क्वेश्चंस और आगे के हेडिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वाष्पीकरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है कि क्वथनांक से कम तापमान पर। क्वथनांक किसे कहते हैं? पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कोई पदार्थ जिस तापमान पर उबलना प्रारंभ कर देता है वह ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आई है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि हमारा जो पदार्थ होगा उबलने से पहले, यानी कि जब गर्म होगा तो क्या होगा, उससे वाष्प निकलेंगे, उस समय की जो प्रक्रिया होगी वाष्पीकरण कहलाएगी। यानी कि कोई पदार्थ या जल हमारा कितने टेम्परेचर पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले जिस तापमान पर मतलब पदार्थ से भाप निकलना प्रारंभ कर दे उसी तापमान पर उसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। तो इसको आसानी से आप लिख सकते हैं, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। दोस्तों, आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? या गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय प्रदान की जाती है। गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है। गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय प्रदान की जाती है। यानी कोई पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय जो ऊष्मा प्रदान की जाती है उसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। दोस्तों, इसी तरीके से आपको अच्छे से नोट्स बनाना है और अच्छे से 1-2 बार वीडियो को भी देखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी से आसानी से क्लियर हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और फिर ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ है हमारा ठोस अवस्था से सीधे क्या हो? गैस अवस्था में परिवर्तित हो, और यानी कि द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो और गैस अवस्था से सीधे पुनः फिर ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है या बदलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसको बहुत ही आसानी से आप बना के लिख सकते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? कोई पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में और ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और गैस अवस्था से पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पाठ्यगत प्रश्न, यानी कि जो आपके किताब में प्रश्न दिए गए हैं उनके प्रश्नों को हम चर्चा कर लेते हैं।
फर्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेहगंध, बादाम, विचार, शीत, इत्र की सुगंध। ये सभी पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन कौन से पदार्थ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुर्सी क्या है हमारा? पदार्थ है। और वायु क्या है हमारा? क्या है? पदार्थ है। क्या स्नेहगंध पदार्थ है? स्नेहगंध पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार की सुगंध है, और सुगंध क्या या स्नेहगंध ये क्या हो? पदार्थ नहीं है। बादाम क्या है हमारा? पदार्थ हो जाएगा। विचार यानी कि जो थॉट आते हैं हमारे मन में, क्या ये पदार्थ है? तो ये भी क्या होगा? पदार्थ नहीं है। शीत, शीत क्या है? एक ठंडक या मौसम है, ये क्या होगा? पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इत्र की सुगंध। इत्र की सुगंध पदार्थ है, तो ये भी क्या होगा? हमारा पदार्थ नहीं होगा। और जितने भी शीतल पेय पदार्थ होंगे वे सभी क्या होंगे? पदार्थ होंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कुर्सी, कुर्सी, वायु, कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय पदार्थ, जितने भी पेय पदार्थ होंगे वे सब क्या होंगे? पदार्थ होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। आपको सोचना चाहिए, यह क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि आप इस प्रेक्षण का कारण बताइए कि गर्मा गर्म खाने की महक आपके पास तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। हम क्या बताए थे? पिछले वीडियो में हम बताए थे कि पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है, और कोई भी गर्म पदार्थ है तो उनके कणों के बीच गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम जानते हैं कि कणों का विसरण उच्च ताप पर अधिक होता है। विसरण मतलब गति, जो कणों की गति होती है उच्च ताप पर अधिक होती है और निम्न ताप पर कम होता है। इसीलिए गर्मा गर्म खाने की गंध तेजी के साथ कई मीटर दूर तक फैल जाती है। यही कारण है कि हमें गर्मा गर्म खाने की महक की दूर से ही अनुभव हो जाती है, और ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बना के लिख सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, और गर्म खानों में मतलब उच्च तापमान पर कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है तेज हो जाती है, जिसके कारण जो पदार्थ के कण होते हैं सीधा वायु के संपर्क में आते हैं, और उससे वायु के संपर्क में आने से हमारी नाक तक पहुंचते हैं, जिसके कारण हम पदार्थ की सुगंध का अनुभव कर पाते हैं। लेकिन ठंडे खाने की महक में या ठंडे खाने में पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होती है, जिसके कारण वो वायु के संपर्क में नहीं आ पाते और उनकी महक कि हमारे नाक तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी महक, और इसीलिए उसकी महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कणों का विसरण उच्च ताप पर अधिक और निम्न ताप पर कम होता है, इसलिए गर्मा गर्म खाने की गंध तेजी के साथ कई मीटर दूर तक फैल जाती है। यही कारण है कि हमें गर्मा गर्म खाने की महक दूर से ही अनुभव हो जाती है, और ठंडा खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना के लिख सकते हैं। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना है, बस आसानी से क्वेश्चन को बस समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षण होता है? स्विमिंग पूल या कहें कोई तालाब है या नदी है जिसमें गोताखोर यानी कि जो नाव को चलाने वाला होता है, वह क्या कह रहा है इसमें कि पानी को आसानी से काट पाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षण होता है? कैसे पानी के पदार्थ को काट पाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा, यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगर पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान न होता तो गोताखोर पानी नहीं काट पाता। जरा आप सोच के बताइए कि अगर पदार्थ के कोई कण है उसमें अगर रिक्त स्थान नहीं होगा तो क्या हम पदार्थ के कण को काट पाएंगे? क्या उस पदार्थ को हम काट पाएंगे? नहीं। यही कारण है कि यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसी के कारण क्या होता है, गोताखोर पानी को काट पाता है। अगर पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान न होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। जैसे अगर कोई ठोस वस्तु है उसमें क्या हम कोई भी हाथ या कोई भी चलाए तो उसमें क्या होगा, आर पार जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए जो हमारा द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसके जो कण होते हैं पदार्थ के काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसीलिए क्या है, जो गोताखोर होता है वह पानी को, पदार्थ को आसानी से काट पाता है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर फर्स्ट है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, पदार्थ के कण, पदार्थ के यहाँ पे कण होगा, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट या पदार्थ के कणों की मुख्य विशेषताएं। अगर यह क्वेश्चन पूछता है तो आप इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन या 3-4 पॉइंट को आराम से डिस्कस कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वाष्पीकरण से शीतलता कैसे आती है? पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, अभी हम जस्ट ऊपर, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वाष्पीकरण से शीतलता कैसे आती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इसी तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। वाष्पीकरण से शीतलता कैसे आती है? वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को, यानी कि जो वाष्पीकरण होता है तो ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा खर्च होती है, तो ऊर्जा कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है और शीतलता आती है। तो यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अभी इसके पहले हम जस्ट पढ़े थे ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो उसका भी जस्ट सेम मतलब था कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं,
ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन बचे हैं अभी सभी को पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब अब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक हमारा पहुंच सके। और आपको इसी तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाना है और पूरे चैप्टर पूरे सिलेबस को हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप हमारे वीडियो से बाहर नहीं आएगा, चाहे कक्षा 10 का हो कक्षा 9 का। अगर आप अच्छे से पूरे क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।